वीडियो में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे हम सोल्व करेंगे, ताकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है और सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि दो इवेंट्स है, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, अगर जो टू इवेंट्स हैं और इस प्रकार है, आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई जैसे कि एक पासा को, एक डाइस को थ्रो किया गया, वो भी एक प्रकार का क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट सच दैट, ये अगर जो एक्सपेरिमेंट है तो इसे हम कहें क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज already occurred is defined as probability of A when B has already occurred। इस तरह से डिफाइन किया जाता है, जहाँ की क्योंकि B पहले अकर कर चुका है तो B का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। समझ रहे हैं। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, ये नोटेशन हुआ है, इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि अगर ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसे डिफाइन किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए बी का इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बटे जो पहले अकर कर चुका है उसे डिवाइड करते हैं। जैसे कि बी है तो बी के प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करते हैं। लेकिन हाँ, कंडीशन रहना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि बी पहले अकर कर चुका है तो ऐसे भी 0 नहीं होगा, लेकिन कंडीशन यही रहना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहला कंडीशन ये हो गया। और दूसरा है कि ये जो बी है वो पहले इवेंट घटित हो चुका है, वो पहले अकर कर चुका है, उसके बाद ए के प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए के प्रोबेबिलिटी निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। जब बी अकर कर चुका है उसके बाद ए इवेंट के अकर होने की क्या प्रायिकता है वो हमें निकालना है। तो ये डिफिनीशन से पता चल गया होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन किस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब हम इसका नोटेशन भी देख लेते हैं। नोटेशन क्या कहता है, नोटेशन कहता है दूसरा, इसे पढ़ने का अलग अलग तरीका है, क्वेश्चन में अलग अलग से लिखा जाता है कि इससे हम ये डिवाइड नहीं है, ये सिर्फ ये नोटेशन जो बता रहा है कि कह रहा है कि ये दो तरह से लिखा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड ना, व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये हो गया। या तो इसे पढ़ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विथ व्हेन या विथ बी टेकन एज ए सैम्पल स्पेस। बी को सैम्पल स्पेस का यूज करके जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इवेंट ए का निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक इसी प्रकार लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी।
तो जिसके रेस्पेक्ट में आता है वो नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में विद रेस्पेक्ट टू बी। तो ये क्या हो गया, कंडीशन, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन हो गया। और फार्मूला भी मैंने लिख ही दिया ऊपर में, उसे याद रखना है मैथमेटिकली कि क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और जो नीचे में है वो नीचे डिवाइड हुआ। तो ये फार्मूला को याद रखना, मेन रूप से इम्पोर्टेंट यही फार्मूला है। और जस्ट इसका उल्टा अगर जो हमें पूछेगा कि फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसमें ए अगर जो पहले अकर कर चुका है, ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसका फार्मूला किस तरह से होगा, व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसका फार्मूला किस तरह से होगा, तो इसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटे नीचे में जो है उसे डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस इन द सम ऑफ नंबर appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that number 4 has appeared at least once? तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है कि जो इवेंट अकर हुआ है कि सम ऑफ नंबर अपियरिंग इन बोथ डाई, क्योंकि दो बार ट्वाइस किया गया, थ्रो किया गया दो बार, तो उन दोनों का सम क्या है, 6 है। तो ये दिया हुआ है सम ऑफ नंबर्स अपियरिंग ऑन द डाइस 2 टाइम्स 6 दिया हुआ है। तो इवेंट ये दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है कि दूसरा इवेंट निकालना है। क्या इवेंट है कि नंबर 4 हैज अपीयर एट लीस्ट 1, है ना, नंबर 4 हैज अपीयरिंग एट लीस्ट 1। तो हम मान लेंगे कि बी बराबर सम ऑफ नंबर, बी इवेंट है, बी क्या है, बी इज द इवेंट ऑफ sum of numbers appearing both sides appearing is 6। और ए मान लेते हैं कि इवेंट है, मान लेते हैं कि ए क्या है, इवेंट है, ए बी द इवेंट 4 has at least 1, a be the event of appearing number 4 at least once, मतलब एक बार, कम से कम एक बार तो अकर किया हुआ कर ही गया है। तो हम दोनों का पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे तभी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, इसका बी का नंबर ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ बी हम किस तरह से लिखेंगे, या तो करा कि सम ऑफ नंबर 6 आना चाहिए। तो 6 कब आएगा, जब 1 और 5 होगा, या तो 5 1 होगा, इस तरह से। तब 5 + 1 क्या होगा, 6 होगा, 5 + 1 6 होगा, इस तरह से। या तो 2 और 4 आया होगा, या 4 या 2 आया होगा, पहले 4 आया होगा बाद में 2 आया होगा, या पहले 2 आया होगा बाद में 4 आया होगा, तभी ना दोनों का सम क्या होगा, 6 होगा। और क्या हो सकता है, 3 ये भी क्या है, 6 के बराबर है, सम ऑफ नंबर 6 है। इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने सारा पेयर लिख चुका हूँ। अब मैं नंबर ऑफ इवेंट ए को देखता हूँ कि नंबर ऑफ इवेंट ए कितना होगा। करा कि एटलीस्ट 1 टाइम्स अपीयर करता है, एटलीस्ट नंबर अपीयरिंग इज एटलीस्ट 4, मैंने एक पर 4 आएगा ही, इवेंट अपीयर नंबर्स 4 एटलीस्ट 1, एक बार तो आता ही आता है कम से कम। तो एक बार आता ही आता है, 2 बार आएगा तो और अच्छी बात है। तो मान लेते हैं कि 1 4 आया होगा, या 4 1 आया होगा, इसी तरह से 2 4 आया होगा, या 4 2 आया होगा, मतलब कि पहले 4 आया बाद में 2 आया, या 2 पहले आया बाद में 4 आया। इसी प्रकार या तो 1 पहले आया होगा बाद में 4 आया होगा, या तो 4 पहले आया होगा और दूसरी बार में 1 आया होगा।
अब इसी प्रकार से क्या होगा, 3 पहली बार में आया होगा, 4 बाद दूसरी बार में आया होगा, या तो 4 पहली बार में आया होगा और 3 दूसरी बार में आया होगा। चौथा कंडीशन क्या होगा कि 4 दोनों बार 4 आया होगा, ये कंडीशन हो सकता है। या तो 5 आया होगा पहले, 4 बाद में आया होगा, या तो 4 आया होगा पहले, 5 आया होगा बाद में, या 6 आया होगा पहले, 4 आया होगा बाद में, या 4 आया होगा पहले, 6 आया होगा बाद में। ये कंडीशन हो गया। तो हम दोनों का लिखेंगे कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है। तो नंबर पहला में यहाँ मैंने लिख दिया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, बी का और ए का। इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने 6 तक लिख चुका हूँ, 5 से 6 तक। तो नंबर ऑफ बी क्या, 1 2 3 4 5, 3 2 5। तो नंबर ऑफ बी बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ बी बराबर 5 और नंबर ऑफ ए बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया। अब सैंपल स्पेस क्या, क्योंकि पासा को 2 बार फेंका गया है, तो एक बार में कितना 6 होता है, तो पहले 6 में से कोई भी एक नंबर आएगा तो 6 नंबर है एंड। दूसरा बार भी फेंकेगा तो क्या होगा, 6 इवेंट आएगा, तो 6 इवेंट आएगा मतलब तो कितना टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, सैंपल स्पेस क्या है 36 है। तो अब हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये हमें निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये बी पहले अकर्ड कर चुका है कि सम ऑफ बोथ जो 2 बार थ्रो किया गया था, तो दोनों बार जो डिजिट ऊपर में आया था डाइस के, उन दोनों का सम क्या है 6 है। ये पहले ऑब्जर्व करा गया है, पहले ही करा गया है। अब इसके बाद हमें ये फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कि जो ए इवेंट है कि नंबर अपीयर 2 बार उछाला गया था, तो कम से कम उन दोनों बार उछाला गया था, तो कम से कम एक बार तो 4 आया ही आया होगा। दोनों बार 4 आया तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक बार तो 4 आया ही होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अभी मैंने पूरा पढ़ा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन बटे नीचे वाले प्रोबेबिलिटी लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा। तो पहले तो हमें इंटरसेक्शन निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कौन कौन सा कॉमन है। तो दोनों में कौन कौन सा कॉमन है वो मैं यहाँ लिख लूँगा कि ए इंटरसेक्शन बी का नंबर, तो दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 4 इसमें है, 2 4 इसमें है, और क्या है 4 2 इसमें है, और 4 2 इसमें है। और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 3 इसमें नहीं है, 3 3 इसमें नहीं है, और 1 5 भी इसमें नहीं है, 1 5 भी इसमें नहीं है, 5 1 भी नहीं है। तो दो नंबर है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना है 2 है, ये 2 हो गया। तो अब हम क्या निकालें, अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल सकते हैं और प्रोबेबिलिटी बी भी निकाल सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सिंपली वो नंबर होता है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था वो लिखते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ, ये 5 होगा आंसर। अगर जो इस तरह से समझ में नहीं आता है तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे, अब फिर बी का प्रोबेबिलिटी लेंगे। क्योंकि डिनोमिनेटर में जो सैंपल स्पेस ये है ना कैंसिल हो जाता है, 36 जो है कैंसिल हो जाएगा, इसी कारण से सिर्फ सिंपली ये दोनों लिखा जाता है, दोनों का नंबर ऑफ इवेंट्स ही लिखा जाता है। जैसे कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो ऊपर में लिखा जाएगा और नंबर ऑफ बी है वो नीचे लिखा जाएगा, इसी कारण से। अगर जो उस तरह से नहीं समझ में आता है तो मैं निकाल लेता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बटे सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का नंबर कितना है 2 है, सैंपल स्पेस क्या होगा 2/36 हो गया। अब इसी प्रकार क्या होगा, बी का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, तो बी का क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट्स बी बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो बी कितना है 5/36। अब मैं दोनों को डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, 36 कैंसिल हो जाएगा तो 2/5 ही आएगा। इसी कारण से ये आता है प्रोबेबिलिटी की ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या आता है 2/5, क्योंकि दोनों डिवाइड करेंगे तो कट ही जाएगा। तो इस तरह से अब हम एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं
और उसे सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए फेयर डाइस इज रोल्ड, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। ए बराबर दिया हुआ है कि क्या है 1 आउटपुट आ रहा है 1 3 5, बी इवेंट क्या है 2 3 आ रहा है और सी इवेंट क्या है 2 3 4 5 आ रहा है। तो हमें ये निकालना, तो ये तो मैथमेटिकली है, ये मैथमेटिकली है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, किसी भी इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि सारा डेटा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यहाँ पर मैंने पढ़ने में गड़बड़ कर दिया। इसे पढ़ा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, जब बी पहले अकर कर चुका है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा ए का, ए के जो इवेंट आने का 1 2 1 3 5 जो है वो आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो ये मैंने अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला सीखा था कि जब रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड तो ऊपर में इंटरसेक्शन दोनों का लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय जो नीचे में रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में ए इवेंट और बी इवेंट में क्या है, दोनों में इंटरसेक्शन क्वेश्चन में देख सकते हो। ए और बी में दोनों में क्या इंटरसेक्शन है, सिर्फ 3 और इंटरसेक्शन 3 जो है दोनों में कॉमन है। तो एक ही एलिमेंट है ना, सिर्फ 3 एलिमेंट जो है जो दोनों में कॉमन है। तो एक एलिमेंट है तो ऊपर में 1 लिखेंगे, नंबर ऑफ जितना रहता है ना कॉमन वो लिखा जाता है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉमन वाला। अब बी तो बी का प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब कि बी का टोटल नंबर कितना है। तो बी में हम देख रहे हैं कि बी में क्या है 2 एलिमेंट है 2 और 3, तो 2 से 2 एलिमेंट है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यही आ गया क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल्स टू क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे में है वो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो दोनों में इंटरसेक्शन तो एक ही एलिमेंट है सिर्फ 3, और ए में कितना एलिमेंट है, ए में 3 एलिमेंट है, एक है फिर क्या है 3 है 5 है, तो 3 एलिमेंट है तो 3 से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट से ही डिवाइड किया जाता है क्योंकि अगर जो 5 2 बार फिर उछाला गया तो 36 होगा तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसलिए वो उसे नहीं लिखा जाता है। ये हो गया पहला क्वेश्चन का, दोनों पार्ट मैंने सोल्व कर चुका हूँ। अब मैं दूसरा पार्ट सोल्व करता हूँ। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट में ये है कि फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन सी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसे भी उसी तरह से सोल्व करेंगे, ये सिंपली मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स रूप से सोल्व कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन सी हैज ऑलरेडी अकर्ड है ना, तो क्या होता है फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या 2 3 एलिमेंट 2 एलिमेंट कॉमन है, 2 एलिमेंट कॉमन है तो 2 ऊपर में लिख देंगे। अब सी में कितना एलिमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी में कितना एलिमेंट है 4 एलिमेंट, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 1/2 आ गया। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, सॉरी ए और सी में देखना था ना, तो ए और सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन, सिर्फ सिंपली 3 कॉमन है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 1/4 आंसर होगा क्योंकि सिंपली ए और सी में सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 और 5 कॉमन है, सॉरी 3 और 5 कॉमन है तो 2 एलिमेंट कॉमन हो रहा है, 2 एलिमेंट कॉमन हो रहा है तो 2 होगा। तो मैंने सही बनाया था, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 2 से जब काटेंगे 2/4 तो 1/2 आंसर आएगा क्योंकि ए और सी में दोनों में इंटरसेक्शन क्या है 2 एलिमेंट है ना 3 और 5। देख सकते हो यहाँ पर जो क्या दिया हुआ है, एक ए में है 3 और 5 है और सी में क्या है 3 और 5 कॉमन है, 3 5 है 3 5, एक तो कॉमन हो ही नहीं रहा तो 2 एलिमेंट कॉमन है। इसी कारण से क्या होना, इसी कारण से मैंने यहाँ पर 2 लिखा था, मेरा थोड़ा ध्यान नहीं दिया था इसलिए ऐसा हो गया था, गलती है सॉरी। अब सी में देखो सी और ए में इंटरसेक्शन अभी मैंने निकाला था कि 3 और 5 क्या है इंटरसेक्शन कॉमन है। पहले मैं फार्मूला ही लिख देता हूँ कि सी इंटरसेक्शन ए ये इंटरसेक्शन है सी बटे नीचे में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। ठीक, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या 2 एलिमेंट है 3 और 5
और ए में कितना एलिमेंट है, तो ए में 3 एलिमेंट है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यही आंसर हो गया, क्योंकि ए यही तो निकलना है। और तीसरा नंबर का क्या क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड करना है ए यूनियन बी व्हेन सी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये तो पहले तो हमें ए यूनियन बी का निकालना है। तो ए यूनियन बी में से इसमें से और इसमें क्या इंटरसेक्शन है वो लिखना है, बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिखना है। तो ए यूनियन बी हम पहले लिखेंगे। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए यूनियन बी में हम लिख लेते हैं कि आएगा 1 2 3 5 ये आएगा। और सी के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे, सी में क्या क्या है, सी में है 2 3 4 5। तो जब सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे ए यूनियन बी अलग से और इंटरसेक्शन सी करेंगे तो क्या आएगा, दोनों में क्या कॉमन है, 2 है 3 है और 5 है, 3 एलिमेंट कॉमन है। तो 3 एलिमेंट कॉमन है तो ऊपर में 3 लिखेंगे बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मतलब सी में कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो और अगला भी क्वेश्चन जो मैं लूँगा वो भी एनसीईआरटी का है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व करने में सक्षम हो जाओ। ठीक है, तो हम अगला पेज पर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब 2 क्वेश्चन है इसलिए लिखा हुआ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें निकालना है जब एक कॉइन को टॉस्ट किया गया है, तो सबसे पहले तो हम ई जो इवेंट है उसका हम जो भी इवेंट अकर कर रहा है वो मैं लिख लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि हेड ऑन 3rd टॉसेस, तो पहले 2 पर हेड नहीं आया है और तीसरा पर आया है हेड। ठीक, क्योंकि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, तो ये हमें निकालना है कि हेड ऑन 3rd टॉसेस। तो और तो ये दोनों में नहीं होगा तो सिंपली एक ही एलिमेंट कॉमन होगा। और जब कह रहा है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो एफ में क्या आ जाएगा, एफ में क्या कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो एफ में हो जाएगा एलिमेंट पहले 2 पर क्या आना चाहिए, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो यहाँ पर हेड आएगा दूसरे में टेल आ जाएगा। ये हो गया, यही चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हेड ऑन ओनली फर्स्ट 2 टॉसेस, बाद में आएगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो हो जाएगा। तो क्या करें कि हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, मतलब कि 2 पर तो हेड रहना चाहिए, पहले 2 वाले में हेड रहना चाहिए, तीसरा में टेल आ जाएगा तो अलग बात है कि वो हो टेल आया चाहे कुछ भी आए हेड आए, लेकिन पहले 2 पर हेड रहना ज़रूरी है। तो हेड और टेल हो गया, 2 हेड और 1 टेल हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों के तीनों हेड हो जाए, तो मुझे तो ये देखना है कि पहले 2 पर हेड रहना चाहिए, कोई यही ना एफ जो इवेंट्स अकर कर रहा है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो पहले 2 पर हेड रहना ही रहना है, कंडीशन लगा हुआ है। बाकी बाद वाले तीसरे पर हेड रहे या टेल रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहले 2 पर क्या हुआ, हेड रहना ही चाहिए। और ई इवेंट में क्या था कि हेड ऑन 3rd टॉसेस, तो हेड 3rd टॉस पर हेड है, तो यहाँ पर फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकेंड में भी हेड आ सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से और एलिमेंट होगा कि पहले में भी हेड आ सकता है, दूसरे में भी हेड सकता है, तीसरे, लेकिन तीसरा में हेड रहना ज़रूरी है। ये बात को समझो कि तीसरा में हेड रहना है, क्योंकि यही तो मेरा इवेंट है कि तीसरा में हेड रहना ज़रूरी है। पहला दूसरा में रहे या ना रहे, लेकिन तीसरा में रहना ज़रूरी है। ठीक, तो इस तरह से भी हो सकता है ये इवेंट। यहाँ हो सकता है T/H, ये भी एक इवेंट है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 एलिमेंट हो गया इवेंट्स ए में। और भी कोई केस पॉसिबल है तो उसे हम लिख लेंगे। तो पहले हम सोचते हैं कि और भी केस होगा कि नहीं होगा। ऐसा तो मैंने दो टी भी वाला लिख ही दिया, 2 टी, और जहाँ 2 हेड शुरू में रहा वो लिख दिया हूँ, और हेड टेल हेड दोनों लिख दिया हूँ। तो अब इससे ज़्यादा केस पॉसिबल नहीं है
इवेंट्स ई का, जो कि थर्ड केस पर थर्ड टॉस में क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, ये तो हो गया। और एफ में क्या रहा कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो ये भी कंडीशन, दोनों में फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड है ही, तो ये भी कंडीशन हो गया पूरा फुलफिल। इससे तो ज़्यादा और कुछ नहीं होगा सेम इसका इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स, क्योंकि अगर जो आप लिखेंगे दोनों को दोनों यहाँ पर टेल और हेड 2 ही केस बनेगा, अब नहीं बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ये नंबर, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एफ बराबर कितना हो गया 2, यहाँ नंबर ऑफ एफ बराबर 1 2 3 4 आ गया। तो नंबर ऑफ ई बराबर 4। दोनों में कॉमन क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन जो है उसे हम लिख लेते हैं। तो तीनों हेड है, तीनों हेड है, ये वाला आ गया, ये वाला हो गया, और 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल। तो पहले वाले में 2 हेड 1 टेल तो नहीं है, 2 हेड 1 टेल तो कॉमन नहीं है, ऐसा होना चाहिए लेकिन है नहीं, तो एक ही कॉमन, एक एलिमेंट कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे जो नीचे में है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसमें एक एलिमेंट कॉमन है तो एक लिख दिया, ऊपर आओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कौन सा है, 2 एलिमेंट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन है। और एफ में नंबर ऑफ इवेंट क्या है 2 है, 1 2, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया हूँ। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन में इवेंट क्या हो रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड रहना चाहिए, कह रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड रहना चाहिए। 2 से ज़्यादा हेड आएगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 2 हेड तो रहना ही रहना चाहिए। तो 2 हेड मैं बना सकता हूँ किसी तरह से, इस तरह से भी बना सकता हूँ, इस तरह से भी बना सकता हूँ। और कोई पॉसिबल केस है, एक केस ये भी है कि THH ये भी 2 हेड है, और जब 3 हेड भी रहेगा तो भी चलेगा, कम से कम 2 हेड तो रहना ही रहना चाहिए। तो मैंने तो सारा केस लिख दिया हूँ, और भी कोई केस तो छूटा नहीं है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। 2 हेड हो ही चुका है यहाँ पर, यहाँ भी 2 हेड हो चुका है, यहाँ भी 2 हेड हो चुका है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है ही। एटलीस्ट 2 हेड्स का रहा है कि ई इवेंट्स क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 इवेंट्स। यहाँ आप क्वेश्चन में देख सकते हो, क्वेश्चन में करा कि एटलीस्ट 2 हेड्स रहना चाहिए इवेंट ई के लिए, और इवेंट एफ के लिए एटमोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हेड। तो ये मैंने निकाल लिया हूँ कि इवेंट्स ई। अब मैं इवेंट्स एफ का लिखता हूँ कि कम से कम 2 हेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा एटमोस्ट अधिक से अधिक 2 हेड्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक भी रहेगा तो चलेगा, एक भी रहेगा तो चलेगा। तो एक एच कर देता हूँ, 2 टी कर देता हूँ, THT या TTH, ये हो गया। और तो कोई केस पॉसिबल नहीं है इधर में, एक के लिए, एक हेड के लिए। अब 2 हेड की बारी है, तो दो हेड में हम क्या लिखेंगे, 2 हेड में लिख सकते हैं HTH, HHT या THH, इस तरह से लिख सकता हूँ। तो कोई पॉसिबल केस है ही नहीं, क्योंकि मैं इसका भी 3 गो लिख चुका हूँ और इसका भी 3 गो लिख चुका हूँ। और तो कोई केस पॉसिबल नहीं है हेड 2 हेड का, क्योंकि दोनों जगह एच आ ही चुका है, पहले 2 भी पर आएगा, अंतिम में 2 पर आ ही चुका है। तो और तो कोई पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा अगर जो डालेंगे तो क्या होगा, तीनों हेड हो जाएगा, तो वो केस हमें चाहिए नहीं। तो अब हमें निकालना है कि इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एफ बराबर क्या हो गया 6, और नंबर ऑफ ई बराबर क्या होगा 3 2 5 हो गया, नंबर ऑफ ई बराबर 5 हो गया। और दोनों में कॉमन कौन कौन सा एलिमेंट है ये भी मैं निकालता हूँ। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर तो 2H वाला ये कॉमन होगा, जैसे कि ये हो गया कॉमन, ये हो गया कॉमन, और 2H का 2 कॉमन हो गया। और ये 3 लाइन बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। तो 3 एलिमेंट कॉमन है,
तीन एलिमेंट एच टी एच 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 टी और टी एच एच, ये एलिमेंट कॉमन है, 3 एलिमेंट कॉमन है। तो मैं अब प्रोबेबिलिटी निकालता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो दोनों में इंटरसेक्शन 3 एलिमेंट है और एफ में कितना एलिमेंट है, 6 है। तो ये डिवाइड कर दूंगा तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। मेरे ख्याल से तो यही आंसर आएगा, क्योंकि मुझे लगा यही कॉमन दिख रहा था तो मैंने ये लिख दिया हूँ। इसमें एक केस और भी आएगा एफ वाले में, एफ एलिमेंट में, कि एक ऐसा भी तो हो सकता है जब तीनों के तीनों टेल हो, एक भी हेड नहीं हो, तो वो भी केस कंसीडर ही होगा। तो 7 एलिमेंट हो जाएगा एफ में, सॉरी। तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो 3/7 आंसर होगा, क्योंकि यहाँ ऐसा भी तो एक केस हो सकता है कि एटमोस्ट 2 हेड का रहा, तो कह रहा है कि कम से कम 2, अधिक से अधिक 2 होना चाहिए, और कम से कम 0 भी होगा तो चलेगा। तो वही 0 वाला केस मैंने छोड़ रखा था, तो ये भी टी होगा, तीनों का तीनों टी होगा, वो भी कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है ना कि 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 भी होगा चलेगा, 2 भी होगा तो चलेगा, और 0 मतलब कोई भी हेड नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर कोई भी हेड नहीं है तो भी चलेगा, अधिक से अधिक 2 तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आंसर हो गया, दोनों क्वेश्चन का मैंने सॉल्व कर दिया हूँ। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है इन 2 क्वेश्चन के माध्यम से। अब इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस कंसेप्ट के माध्यम से। तो अब हम अगला कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को अगले पेज पर डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहता है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सिर्फ मल्टीप्लाई जाता है, जो एडिशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसी को सिर्फ दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहलाता है। कि दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, 2 इवेंट है तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये हमें लिखना पड़ता है। ये मान लेते हैं कि सेट ये है, इवेंट ये है, और ये जो है ये इवेंट बी है। तो दोनों जो इंटरसेक्शन है इस पार्ट का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक, मान लेते हैं कि इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, तो हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। तो इसी जो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है बेसिकली वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे कि ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें इंटरसेक्शन ही निकालना है, वही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहलाता है। ये क्योंकि बी पहले अकर कर चुका है तो उसी से डिवाइड किया जाता है ना प्रोबेबिलिटी। मैंने पढ़ा भी, तुरंत पढ़ा है जस्ट 5 मिनट पहले इस वीडियो में। तो हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वही क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर डिनोमिनेटर को इस बाएं तरफ से, तो क्या निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो यही क्या हो गया, यही हो गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और कुछ नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। ये फार्मूला हो गया, इस फार्मूला को हम याद रखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के फॉर्मेट में। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया तो दूसरा फॉर्मेट में आ चुका है। वही फार्मूला है, बस इसका देखने का नज़रिया दूसरा है। ठीक है, इसे प्रूव भी कर सकते हो इधर से m करके m प्लस n करके LHS और RHS दोनों में आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक नोट्स लिखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है कि जैसे कि दोनों एक दूसरे से मतलब नहीं रहा कि ये अकर करेगा तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि पहला इवेंट जैसे ए अकर कर रहा है तो वो बी पर डिपेंड नहीं करेगा, और बी अकर कर रहा है तो ए पर डिपेंड नहीं कर रहा है। दोनों का प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगा, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। तो ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। पहले हम इसे लिख लेते हैं, इससे रिलेटेड फार्मूला जो नोट्स होता है कि अगर कंडीशन लगा रहता है कि इफ़ ए एंड बी आर
इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इस बात को ध्यान रखो, तभी फार्मूला नीचे वाला जो मैं लिख रहा हूँ पॉइंट वो वैलिड होगा। इफ़ ए एंड बी इवेंट्स आर, दोनों जो इवेंट्स है आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, देन जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स रहता है तो ये कंडीशन होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ए बी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो बी रहे या ना रहे उससे क्या मतलब हमको उससे क्या मतलब, जब बी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो सिंपली ए का जो प्रोबेबिलिटी होगा वही प्रोबेबिलिटी ए के बराबर हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब इसी तरह से हम लिख सकते हैं, तो मान लो कि ये भी एक प्रकार का फार्मूला हो गया। एंड इसी तरह से क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसे भी हम लिखेंगे क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए अकर करे या ना करे उससे हमको क्या मतलब है, बी को निकालना ना, बी को ध्यान देखना ना कि बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड बराबर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इस बात को ध्यान रखो, ये दोनों तभी वैलिड है जब ए और बी जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। और एक और तीसरा फार्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हो गया तीसरा फार्मूला इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। और चौथा फार्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी। ये भी फार्मूला होता है क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ही, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी। और अगर ये भी चौथा फार्मूला हो गया कि अगर जो जैसे कि मान लेते हैं कि ए नोट प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और ए और बी क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इस केस में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, इस बात को ध्यान रखो। तो मान लेते हैं ये 5 फार्मूला हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नोट बी, तो इसको भी हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी। तो ये मान लेते हैं कि टोटल मिला के 6 इंडिपेंडेंट्स का फार्मूला है। इस 6 को अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हम यही फार्मूला बार बार यूज करेंगे। और एक एक्सटेंशन होता है कि जैसे कि ये तो दो इवेंट्स के लिए हुआ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मैंने लिखा था, जब 2 से अधिक रहेगा तो कैसे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन एक्सटेंशन, उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, या ऐसे भी कह सकते हो कि एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मान लेते हैं कि 4 इवेंट्स के लिए क्या होगा भाई, 4 एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी, 4 गो है। तब हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये हमें निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, मतलब 3 ही तक रहता है बेसिकली, मैं 4 तक इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। सी तक 3 तक भी आसानी से लिख सकते हो इस पैटर्न को पकड़ करके, अब बी तक भी लिख सकते हो और डी तक भी लिख सकते हो, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट थोड़ा बड़ा करके ही लिख दिया हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इधर से लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन, इसे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर जो बी है वो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसे नीचे में लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ अब बी का निकालना है ना, एक तो ये तो मैंने लिख दिया, अब बी का लिखना है, फिर सी का लिखना है, फिर डी का लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर, क्योंकि ए का मैंने लिख चुका हूँ। अब यहाँ तक हो गया, ए इंटरसेक्शन बी तक हो गया, तो अब हमें सी का लिखना है। तो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन, मतलब कि ए इंटरसेक्शन भी ऑलरेडी अकर, ए इंटरसेक्शन भी ऑलरेडी अकर, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये फार्मूला होता है, इसे हम याद रखेंगे, सॉल्व करने में आसानी होगा। तो ये नीचे वाला फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर बार 3 केस रहता है, तीन इवेंट का केस रहता है, 2 का तो कम ही रहता है, 3 का ज़्यादा रहता है। तो यहाँ तक हम अप्लाई करेंगे जब 3 का केस रहेगा। तो ये जो 7 फार्मूला है, ये अच्छी तरह से याद रखना, इसी पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करते हैं, ताकि इसका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं इस कंसेप्ट को अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए डायमंड कार्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 consecutive cards from a well shuffled pack of cards if the card drawn is not replaced after the first draw। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पता चल ही रहा हो कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है। जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मान लो, तो सपोज दैट ये एक प्रकार का मानो तो कि डिपेंडेंट थ्योरम है, यही समझ सकते हो, डिपेंडेंट इवेंट थ्योरम है, डिपेंडेंट इवेंट थ्योरम है, इसे इस तरह से भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए डायमंड कार्ड। तो डायमंड कार्ड कितना होता है, 13 डायमंड कार्ड होता है, 13 डायमंड कार्ड होता है। तो 13 में से हमें 2 कंसेक्यूटिव कार्ड ड्रॉ करना है। तो मान लेते हैं कि पहला कार्ड, मान लेते हैं कि ए जो इवेंट है ड्राइंग फर्स्ट कार्ड है, ड्राइंग फर्स्ट कार्ड, ठीक, ए हो गया। और बी क्या हो गया, ड्राइंग सेकेंड कार्ड, ड्राइंग सेकेंड कार्ड। तो हमें पूछ क्या रहा है कि ड्राइंग ए फर्स्ट कार्ड इन ईच ऑफ द 2 consecutive drawn from a well shuffled pack of card if the card is not replaced after the first draw। ये हो गया। तो हमें ये निकालना है कि जो 2 कार्ड निकाला गया है और एक दूसरे में रखा नहीं गया, जैसे कि मैंने एक कार्ड निकाला हूँ और वो जो पेज मैंने देख लिया, वो कार्ड को देख लिया उसका कि क्या आया है, तो उसे हम अलग से रख दिया हूँ। तो 52 कार्ड्स में से एक कार्ड तो हट गया, अब मेरे पास कितना बचेगा, 51 कार्ड्स बचेगा। तो 51 कार्ड्स में से अब सेकेंड ड्रॉ करेंगे, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए कि डायमंड कार्ड ही रहना चाहिए। तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जो पहला है कि ड्राइंग फर्स्ट कार्ड इज डायमंड, ये पहला इवेंट हो गया। दूसरा है कि सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज डायमंड, ये है। तो हमें दूसरे का प्रोबेबिलिटी निकालना है। कंडीशन क्या है कि डायमंड इफ फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, ये कंडीशन है। तो हम पहले तो हम इसका लिखेंगे इवेंट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखेंगे कि नंबर ऑफ ए क्या होगा, 13 कार्ड होता है, 13 कार्ड में से मैंने एक कार्ड निकाला हूँ, तो 13 कार्ड में से एक कार्ड हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट्स ए ड्राइंग फर्स्ट डायमंड कार्ड, ये हो गया। और नंबर ऑफ बी क्या होगा, अब मैंने कि 13 कार्ड में से एक कार्ड तो मैंने निकाल ही चुका हूँ, कि एक डायमंड तो निकाल ही चुका हूँ यहाँ पर, क्योंकि पहले ये आकर कर चुका है। और उस वापस कार्ड में नहीं रखा गया, बाहर रखा गया है किसी दूसरे जगह। तो अब मेरे पास 12 डायमंड कार्ड्स वो होगा,
52 पत्ता में से एक पत्ता निकल ही गया था। अब 51 पत्ता में से 12 पत्ता क्या होगा, 12 कार्ड्स क्या होगा, 12 कार्ड्स होगा, उसमें डायमंड होगा। 12 कार्ड्स क्या होगा, डायमंड होगा। तो अब 12 कार्ड्स में से हमें एक कार्ड निकालना है। तो 12 कार्ड्स में से एक कार्ड सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, 12C1 है ना। और 13 डायमंड कार्ड में से एक कार्ड सेलेक्ट करने का क्या होगा, 13C1। ये तो मैं निकाल चुका हूँ। और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस क्या है, नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस तो पहले 52 पता था तो 12C2 हो जाएगा दोनों केस में। पहले वाला में भी 12C2 होगा और दूसरे बारे में क्या होगा 50C1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर से हम फार्मूला लगा करके इसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर, यही ना निकालना कि ड्राइंग सेकेंड कार्ड इज डायमंड इफ द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे में क्या है ए। तो दोनों में कॉमन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में क्या कॉमन है, 12 कार्ड्स कॉमन है। दोनों में 12 कार्ड कॉमन है, मतलब 12C1 और 12 इसको कर सकते हैं नंबर ये एंड ये कर सकते हैं। तो 12C1 इंटू 13C1 इंटू 12C1 ये हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये वाला, तो 13C1 हो जाएगा ये। तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया मेरा क्वेश्चन का। सॉरी यहाँ पर जो बी इंटरसेक्शन ये है ये हमें निकालना है, ये दिया हुआ कहाँ है, ये हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, क्योंकि पहला कार्ड भी रहना चाहिए डायमंड और दूसरा कार्ड भी जो मैंने निकाला था वो भी होना चाहिए डायमंड। तो मैं ये हमें निकालना है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होगा ना, मतलब ये हमें निकालना है। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, तो बराबर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें चाहिए कब, जब ए हो गया इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें चाहिए कब, जब ए अकर कर चुका है। पहला जो ड्रा किया गया था कार्ड वो क्या होगा, वो अकर कर चुका है कि डायमंड था। तो पहले जब मैंने कार्ड ड्रॉ किया था, मैंने जब कार्ड ड्रॉ किया था उस केस में सबसे पहले तो 52 कार्ड्स था, टोटल कार्ड्स था। उसमें से मैंने यहाँ लिखा हूँ कि एक इवेंट पहला कार्ड के डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो 13 डायमंड कार्ड होता, तो 13 डायमंड कार्ड में एक कार्ड सेलेक्ट करने का क्या तरीका 13C1। तो इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी 13C1 डिवाइडेड बाई टोटल, तो पहले शुरू में 52 था तो 50C1 हो जाएगा। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, ठीक। अब हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो अब प्रोबेबिलिटी बी निकालने के लिए अब तो एक कार्ड तो चला गया, क्योंकि एक कार्ड तो उसमें अब रखा नहीं गया पूरे पैक ऑफ कार्ड्स में से। तो अब 51 कार्ड बचा टोटल। और रेड ये एक कार्ड मैंने निकाला था तो वो डायमंड था, तो डायमंड भी हट गया, एक डायमंड कार्ड हट गया। तो अब 12 डायमंड कार्ड बचा। अब 12 डायमंड कार्ड्स में से एक कार्ड हमें सेकेंड ड्रॉ में निकाला। तो सेकेंड ड्रॉ में एक कार्ड जो मैंने निकाला उसमें डायमंड के क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 12C1 होगा, क्योंकि बी को हमें क्या डायमंड निकालना है। सेकेंड ड्रॉ में भी डायमंड ही हमें निकालना है कि दूसरा कार्ड जो भी मैंने निकालना वो भी डायमंड ही हो। तो डायमंड होगा क्या होने के लिए क्या होगा कि 12C1 होगा। 12 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगा 12C1। अब कितना कार्ड्स में से 51 कार्ड्स में से ना निकाले थे ना, तो 50C1 हो जाएगा। तो यही मेरा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम सोल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 13/52 इंटू 12/51। तो मैं जब इसे सोल्व करूँगा तो कट जाएगा 13 चौके 52, 4 तिया 12, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 1/17 हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो एक और क्वेश्चन लेता हूँ और उसे अगला पेज पर सॉल्व करता हूँ, ताकि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है वो पता चले। तो हम अगले पेज पर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बैग कंटेन्स 5 वाइट बॉल,
एंड 7 रेड बॉल्स एंड 8 ब्लैक बॉल्स। इफ फोर यहाँ पर मैंने कुछ छोड़ रखा है, एक डेटा है कि 4 बॉल्स का है ना, तो 4 बॉल्स है तो इसमें कौन कौन सा है इसमें लिखा हुआ तुम क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द वाइट बॉल्स। ये इसमें से कह रहा है कि जो 3 प्रकार के गेंद है, एक बॉक्स है या बैग है, उसमें 3 टाइप्स के बॉल्स है। एक 5 वाइट बॉल है और 7 रेड बॉल है और 8 ब्लैक बॉल है। अब इसमें से 4 बॉल्स क्या 4 बॉल्स क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। 4 बॉल्स ड्रॉ किया जाता है, लेकिन कंडीशन है कि 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि जितना टोटल गेंद बॉल्स है उसमें से हम एक बॉल्स निकालते हैं, फिर उसका कलर देखते हैं और उसे अलग साइड में रख देते हैं। तो जब साइड में रखेंगे तो एक बॉल घट जाएगा टोटल में से। टोटल कितना बॉल है, 7 5 12 12 8 20। तो शुरू में 20 है, तो 20 में से एक बॉल्स मैंने उसका कलर देख करके बाहर रख दिया हूँ। फिर अब मैं 19 बॉल्स में से दूसरा बॉल निकालूंगा, तो दूसरा बॉल का भी कलर देखूंगा और उसे अलग रख दूंगा। तो फिर तीसरा बार में क्या 18 बॉल बचेगा और चौथा बार में 17 बॉल बचेगा। इसी प्रकार से एक एक बॉल घटता जाएगा। तो अब कंडीशन कह रहा है, कंडीशन क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल वाइट बॉल्स, मतलब चारों के चारों क्या होना चाहिए, वाइट बॉल ही होना चाहिए। तो मतलब कि मान लेते हैं कि पहला ए इवेंट से तो ड्राइंग फर्स्ट बॉल वो भी वाइट होना चाहिए, और दूसरा जो बॉल ड्रॉ करेंगे वो भी वाइट होना चाहिए, तीसरा भी बॉल जो ड्रॉ करेंगे वो भी वाइट होना चाहिए, चौथा भी जो बॉल ड्रॉ करेंगे वो भी वाइट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग ए वाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। बी क्या है, बी है बी भी क्या है, गेटिंग वाइट बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। जब हम दूसरी बार एक गेंद निकालेंगे तो उसका भी क्या होगा, वाइट बॉल ही होना चाहिए। इसी प्रकार तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा जो गेंद है गेटिंग थर्ड बॉल इज गेटिंग वाइट बॉल इन थर्ड ड्रॉ, मतलब जो तीसरा बार जो गेंद निकालेंगे गेटिंग थर्ड बॉल इज वाइट बॉल। इसी प्रकार डी क्या हो जाएगा, गेटिंग फोर्थ बॉल इज आल्सो वाइट। ये कंडीशन है चारों, लेकिन कंडीशन क्या यही है कि चारों क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, और बार बार बैग में डालेंगे नहीं, बाहर निकालेंगे। तो हम लिखते हैं पहला बॉल के वाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूंगा। तो पहला प्रोबेबिलिटी क्या, शुरू में तो 20 बॉल्स था, तो 20 बॉल्स था और 5 को वाइट था, तो 5C1 होगा बटे 20C1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, मतलब दूसरे बॉल के वाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, क्योंकि मैंने एक बॉल तो निकाल चुका हूँ, तो अब तो 19 बॉल ही बचेगा, 19 बॉल टोटल बचेगा। और अब वाइट बॉल कितना बचेगा, एक बॉल तो वाइट बॉल निकल चुका है, क्योंकि ये इवेंट क्या है, वाइट बॉल का ही इवेंट है, पहले ड्रॉ में वाइट बॉल निकल चुका है। तो अब 4 गो वाइट बॉल बचा, तो 4 वाइट बॉल में से एक बॉल सेलेक्ट करने का क्या तरीका, 4C1, और टोटल कितना था, अब कितना है 19 है, तो 19 में से हम एक को सेलेक्ट करेंगे, किस तरह से 19C1। इसी प्रकार होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर हो जाएगा 3C1 बटे 18C1। और डी का भी लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बराबर क्या होगा 2C1 बटे 17C1। ये हो गया। तो हमें निकालना क्या है
कि चारों के चारों क्या होना चाहिए, वाइट बॉल होना चाहिए। पहला बॉल भी वाइट होना चाहिए एंड दूसरा बॉल भी वाइट होना चाहिए एंड तीसरा बॉल भी वाइट होना चाहिए एंड चौथा बॉल भी वाइट होना चाहिए। मतलब ए भी वाइट होना चाहिए, बी भी वाइट होना चाहिए, सी भी वाइट होना चाहिए, सी भी डी भी वाइट होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल बॉल्स आर वाइट, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर। मतलब कि पहला गेंद की प्रोबेबिलिटी लिख दिया हूँ। अब दूसरे बॉल की प्रोबेबिलिटी कब, जब पहला गेंद अकर कर चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब दूसरा बॉल का वाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, कब, जब ए पहला गेंद ए जो वाइट आ चुका है वो अकर कर चुका है और डिपेंडेंट नहीं है। फिर तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तीनों के तीनों घटित हो चुका है कि पहला भी वाइट हो गया, दूसरा भी वाइट हो गया और तीसरा भी वाइट हो गया, तीनों के तीनों वाइट हो गया। तब चौथे गेंद के वाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये क्या कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बॉल इज वाइट। कब, जब दूसरा बॉल भी वाइट था और पहला गेंद भी वाइट था। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम सिंपली मैंने निकाल ही चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या होगा 5C1 बटे 20C1। दूसरा क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी कर, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। और ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4C1 बटे क्या होगा 19C1 इंटू इसी प्रकार क्या होगा 3C1। इसके लिए 3C1 बटे 18C1 इंटू क्या होगा डी वाले 2C1 बटे 17C1। तो यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया, आंसर हो गया। तो क्या होगा 5/20 गुने 4/19 गुने 3/18 इंटू 2/17। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 छक 18, 6 बार में कट गया, द्वितीया 6, ये हो गया 5 चौके 20, 4 से 4 कैंसिल। तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में तो कुछ भी नहीं बचा, चारों कट ही गया। तो ऊपर में 1 बचा और नीचे में क्या आ जाएगा 19 तिया 57 57 गुने 17। तो जब 19 गुने 17 करूँगा 17 सती 19 से और 17 पचे 85, तो 969 हो गया। मतलब कि 1/969 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हाँ, इस तरह से पता चल गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किया जाता है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर जो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।